हेलो स्टूडेंट्स। इंडियन नेशनल मूवमेंट फर्स्ट फेज, जिसको हम मॉडरेट फेज के नाम से भी जानते हैं, आज हम उसके बारे में आपसे चर्चा करने वाले हैं। 1885 ईस्वी में कांग्रेस का स्थापना होता है और तब से लेकर के 1905 ईस्वी तक का जो फेज होता है इंडियन नेशनल मूवमेंट का, जिसमें उदारवादी लोग काफ़ी प्रमुख भूमिका निभाते हैं, उस पूरे फेज की चर्चा हम आज के वीडियो में करने वाले हैं। तो मैं हूं सुनील आनंद सर और आप देख रहे हैं आनंद सर SST पॉइंट। इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिन्होंने भारत की आज़ादी के आंदोलन का नेतृत्व किया, उसकी स्थापना एक अंग्रेज करता है, A.O. ह्यूम, जो इटावा के कलेक्टर हुआ करते थे और रिटायर होने के बाद उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना का श्रेय दिया जाता है और उन्हें फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस भी कहा जाता है। तो आखिर क्या कारण था कि एक अंग्रेज भारत की आज़ादी के लिए लड़ने वाली संस्था की स्थापना किया? पृष्ठभूमि के समझना बहुत ज़रूरी है। दरअसल 1857 में जो गदर हुआ था उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कोई कुचल दिया गया था और उसके बाद करीब 2 दशक तक लगभग शांति छाई रही और अंग्रेज अपनी मनमानी करते रहे। चाहे भारत के आर्थिक दोहन की बातें हो, फूट डालो राज करो की नीति अपनाने की बात हो, या अन्य बहुत सारे कारण रहे थे, जिससे धीरे धीरे एक बार फिर भारतीय लोगों में अंग्रेजों के प्रति गुस्सा बढ़ रहा था। अगर हम बात करें तो लॉर्ड लिटन, जो 1876 से 1880 ईस्वी के बीच में भारत के वायसराय हुआ करते थे, उनके शासनकाल की कुछ प्रमुख घटनाएं भारतीयों में रोष पैदा कर रही थी, जिनमें से एक वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था। इस एक्ट के माध्यम से भारत के प्रेस पर पाबंदी लगा दी गई थी। कोई भी समाचार बगैर सरकार के इजाज़त के नहीं छापी जा सकती थी और भारतीय प्रेस पर एक तरह से अघोषित सेंसरशिप लागू किया गया था। इसी बीच में भारत में भयंकर अकाल का भी स्थितियां पैदा होती है और उस अकाल की परिस्थितियों को जिस तरह से अंग्रेज निपटाते हैं, और ख़ास करके इस स्थिति में इंग्लैंड के महारानी विक्टोरिया का आगमन होता है और उसमें बहुत सारे पैसे खर्च किए जाते हैं, जिससे भारत के लोगों में काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी फैलती है। 1880 ईस्वी में एक वायसराय लॉर्ड रिपन भारत के वायसराय बनकर के आते हैं, जो भारत के लोगों के प्रति काफ़ी सहानुभूति रखने वाले थे और उन्होंने कई ऐसे काम किए जिससे भारत के लोग उन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद करने लगे थे। इनमें से एक अल्बर्ट बिल भी था। अल्बर्ट बिल, जिसके माध्यम से भारतीय जजों को यह अधिकार दिया गया था कि वह अंग्रेजों के मुकदमे को भी सुन सकें। अंग्रेजों को ये कहाँ गवारा होने वाला था और उन्हें गवारा हुआ भी नहीं। इसका जमकर विरोध हुआ। अपने ही वायसराय के खिलाफ अंग्रेज सड़कों पर उतर गए। भारत से लेकर के इंग्लैंड तक इसका विरोध हुआ और फिर अंततः मजबूर होकर के रिपन को अपना ये कानून वापस लेना पड़ा। यह भारतीयों के लिए जले पर नमक छिड़कने जैसी बातें थी। एक तरफ तो प्रेस पर सेंसरशिप लादा गया था, भारतीयों को समान करने वाले जो बिल थे उसका विरोध किया गया था। हालांकि लॉर्ड रिपन ने बहुत सारे और अच्छे काम भी किए, जैसे भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना दिन मानी जाती है और भी बहुत सारे कारण थे, जिसके कारण से भारत में अंग्रेजों के प्रति एक गुस्सा, एक नाराजगी फैल रही। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले कई सारे दूसरे संगठन बन चुके थे। इंडियन एसोसिएशन, बॉम्बे एसोसिएशन, मद्रास प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, लेकिन ये सारे एसोसिएशंस जो थे वह क्षेत्रीय हित को पूरा करने में ही व्यस्त थे और भारत के जो स्थितियाँ थी उसको देख करके A.O. ह्यूम
इस बात को समझ गए थे कि अगर भारतीय लोगों के गुस्से को शांत करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया तो यह एक बड़े विद्रोह का कारण बन सकता है, जो शायद 1857 के विद्रोह से बहुत बड़ा होने वाला था। क्योंकि 1857 के जो विद्रोह हुआ था वह सिर्फ नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया तक सीमित था, और इस बार रेलवे का विस्तार होने और बहुत सारे कारण, सड़क मार्ग बनने, प्रेस के आने के कारण अब पूरा देश एक सूत्र में बंध चुका था। तो इतने बड़े आंदोलन को, इतने बड़े विद्रोह को समेटना कहीं अंग्रेजों को भारी न पड़ जाए। मैं ये नहीं कहता कि वो ह्यूम भारतीय लोगों से सहानुभूति नहीं रखते थे और उनका विशुद्ध रूप से अपने साम्राज्य हित को साधना ही उनका उद्देश्य था, लेकिन ब्रिटिश साम्राज्य को बचाने का एक उद्देश्य भी उसमें छुपा हुआ था, और इसी उद्देश्य को लेकर के वो इंग्लैंड जाते हैं और इंग्लैंड में वहाँ के प्रधानमंत्री से और राजा से मिलते हैं और भारत की वस्तु स्थिति को बताते हैं, और बताते हैं कि अगर भारतीय लोगों के गुस्से को निकालने के लिए कोई सेफ्टी वॉल्व के रूप में व्यवस्था नहीं की गई तो एक बार भारत में दोबारा 1857 से बड़ा गदर हो सकता है। इसलिए एक ऐसी संस्था को स्थापित किया जाना चाहिए जिसमें कि भारत के प्रबुद्ध लोग, इंटेलेक्चुअल्स जो हैं, स्कॉलर लोग हैं, वो बैठें और भारत के लोगों की जो समस्या है वो सरकार के पास ले जाएं, और धीरे धीरे सरकार उनकी समस्याओं के कुछ कुछ निदान करती जाए ताकि लोगों के गुस्से का अंबार ना खड़ा हो और भारत में अंग्रेजों का हित सुरक्षित रहे। इसी उद्देश्य से दिसंबर 1885 ईस्वी को मुंबई में एक बड़ा आयोजन किया जाता है। हालांकि इसमें भारत के कुल 72 इंटेलेक्चुअल पर्सन शामिल होते हैं। दिसंबर 26 से 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को, और इस अधिवेशन में W.C. बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी को अध्यक्ष बनाया जाता है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की जाती है 28 दिसंबर 1885 को। और इसके बाद ये तय किया जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हर साल होगा और अलग अलग जगहों पर होगा, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रमुख उद्देश्य देश के लोगों के हितों के बारे में सरकार के सामने अपना पक्ष रखना और सरकार से सहूलियतें दिलवाना था, स्वशासन की मांग करना था। हालांकि स्वशासन का मतलब ये नहीं था कि अंग्रेजों से अलग होने की बात की जाए, बस वो चाहते थे कि प्रशासन में जो असेंबली है उसमें कुछ सीटें भारतीयों को दी जाए और भारत के लोगों को जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं उनमें उनको ज़्यादा भागीदारी दी जाए, उनके साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए, उच्च पदों पर उनकी बहाली हो। इस तरह के डिमांड्स कांग्रेस के प्रमुख लक्ष्य थे। और 1885 के बाद 1886 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी, जिसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, वह अध्यक्ष बने। दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने। और इसके बाद 1887 ईस्वी में एक मुसलमान जिनका नाम बदरुद्दीन तैयब जी था, वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। समय में 1850 ईस्वी में लॉर्ड डफरिन भारत के वायसराय हुआ करते थे, और लॉर्ड डफरिन के बाद जब लॉर्ड डफरिन यहाँ से गए, उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति अंग्रेजों की नीति थोड़ी सी बदली सी नज़र आने लगी थी, और अंग्रेज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मांगों को ठुकराना शुरू कर दिया था। बार बार ऐसा होता था कि कांग्रेस अधिवेशन में जो भी प्रस्ताव पारित करती थी उसको लेकर के सरकार तक जाती थी, और सरकार क्या करती थी, उनके उस मांग को डस्टबिन में डाल देती थी। इससे कांग्रेस में 2 घड़े बन गए। कांग्रेस का एक घड़ा वो था जिसको अब भी अंग्रेजों के भलमानसता पर पूरा विश्वास था, और वो पिटीशन के माध्यम से, आवेदन के माध्यम से अंग्रेजों के सामने अपना पक्ष रखना चाहते थे।
जबकि कांग्रेस का जो दूसरा घड़ा था वह युवाओं का था, और वह इस तरह के विचारधारा में कि बार बार जा कर के उनसे विनती करें, आरजू करें और उन्हें उनके मांग को कचरे के डब्बा में फेंक दिया जाए, इस नीति पर चलने के विरोध में थे। वह मॉडरेट्स लीडर्स दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, उमेश चंद्र बनर्जी, बदरुद्दीन तैयबजी, फिरोज शाह मेहता जैसे लोग जो थे, उनके इस तरह के पिटीशन के माध्यम से अपनी बात को मनवाने का जो तरीका था उसके विरोध में थे, और इसको वे लोग भिक्षांग देही का नाम दिया था कि हम उनसे भीख मांगने के लिए जाते हैं और बार बार वो हमें भिखारी की तरह डांट करके अपने दरवाजे से भगा देते हैं। इसलिए हमें दूसरा तरीका अपनाना चाहिए। और ये लोग गरम दल के नेता थे, लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक, ये सभी जो नेता थे उनका विचार था कि हमें आज़ादी भीख में नहीं लेनी है और हमारा ये अधिकार है, अंग्रेजों को ये अधिकार देना चाहिए। और इनका उद्देश्य अब स्वराज हो गया था। कांग्रेस में गरम दल और नरम दल के बीच में मतभेद लगातार बढ़ते जा रहे थे। इनका गुट सुरेंद्र नाथ बनर्जी, उमेश चंद्र बनर्जी और गोपाल कृष्ण गोखले का जो गुट था वो अंग्रेजों के खिलाफ नहीं जाना चाहते थे। लेकिन जब 1903 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन बंग भंग का प्रस्ताव लाया, यानी बंगाल उस समय सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था, आज का बांग्लादेश और आज का बिहार, उड़ीसा, झारखंड और बंगाल, ये सब एक ही राज्य हुआ करते थे। ऐसे में जो कर्जन था उसने यह तर्क देखते हुए कि प्रशासनिक सुविधा के लिए इतने बड़े राज्य को दो भागों में हम बांट रहे हैं, उसने मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया ईस्ट बंगाल को और जो हिंदू बहुल इलाके थे उसको वेस्ट बंगाल का नाम दे करके अलग करने का प्रस्ताव रखा, प्लान बनाया और 1905 ईस्वी में बंगाल को विभाजित कर दिया। लेकिन भारत के लोग इस बात को समझते थे कि अंग्रेज दरअसल बंगाल में राष्ट्रीय चेतना की जो उबार आ रहा था उसको कम करने के लिए, उसको तोड़ने के लिए इस तरह की योजना बनाई है। इसलिए एक नया आंदोलन शुरू किया गया, खास करके बंगाल के हिंदुओं के द्वारा, हालांकि हिंदू मुस्लिम दोनों ही समुदाय इस भंग के खिलाफ थे और उन्होंने जम करके भंग का विरोध किया, घर घर में अपने संवाद पहुंचाए, स्वदेशी आंदोलन चलाया गया। ये कहा गया कि हम अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए सामान को नहीं यूज करें, बल्कि अपने ही देश के द्वारा के लोगों के द्वारा जो बनाया हुआ सामान है उसका यूज करें और विदेशी का बहिष्कार करें। बायकॉट आंदोलन शुरू किया गया। स्वदेशी आंदोलन और बायकॉट, जो विदेशी वस्त्रों का बायकॉट था, ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहा था। हालांकि अब भी मॉडरेट ग्रुप जो थे वह इनके समर्थन में नहीं थे। जाहिर तौर पर इसके लिए अंग्रेजों ने बाल गंगाधर तिलक को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार करके बर्मा के मांडले जेल भेज दिया। ये आंदोलन लगातार चलता रहा। अंग्रेजों ने एक नई चाल के तहत 1906 ईस्वी में मुसलमानों के लिए मुस्लिम लीग की स्थापना करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आगा खां इसके नेता थे और ढाका में 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। दरअसल मुस्लिम लीग की स्थापना के पीछे का मुख्य उद्देश्य जो उन्होंने घोषित किया था वह था कि मुसलमानों की एकता और मुसलमानों के हित को बनाए रखने और उनकी भलाई के लिए काम करना, इसका उद्देश्य घोषित किया गया था। लेकिन अंग्रेज दरअसल हिंदू और मुसलमानों को अलग अलग करने के लिए और कांग्रेस पार्टी को कमज़ोर करने के लिए मुस्लिम लीग की स्थापना में अपनी ज़्यादा भूमिका निभाई और इसकी स्थापना करवाई। बाद में यही मुस्लिम लीग भारत के विभाजन का कारण बना। 1905 ईस्वी में भंग हो जाता है। 1907 ईस्वी की घटना के बाद मैं आज के इस वीडियो को समाप्त करूंगा। 1907 में
सूरत में कांग्रेस का अधिवेशन होता है। सूरत अधिवेशन में कांग्रेस गरम दल और नरम दल दोनों दो पार्टी में विभाजित हो जाती है। दरअसल कांग्रेस के नरम दल वाले सुरेंद्र नाथ बनर्जी को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, जबकि गरम दल के नेता जो थे वो बाल गंगाधर तिलक को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। इसी बात पे विवाद हुआ और लोग कहते हैं कि मंच पर जूते चप्पल तक चल गए थे। 1907 ईस्वी में कांग्रेस दो घर में बट गई और इसके बाद क्या हुई इसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने रखेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की पूरी घटना को आपसे क्रमवार और सिस्टमेटिक ढंग से आपको बताएंगे। आपको और किस तरह की वीडियो चाहिए आप कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड।